नमस्कार, स्वागत है आप सबका एम्बिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति के आधार पर जर्मनी का एकीकरण किया। बच्चों, सबसे पहले हमें पढ़ना है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं। तत्कालीन जर्मन राज्य जो यूरोप का हिस्सा है, उस जर्मन राज्य में 300 से अधिक छोटे छोटे स्टेट्स थे, राज्य थे, और प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रशा का शासक 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम बनता है, जो बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करता है। यही बिस्मार्क आगे चलकर रक्त और लौह की नीति के आधार पर जर्मनी का एकीकरण करेगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या क्या है, उन्हें हमें पढ़ना है। तत्कालीन जर्मनी राज्य में जो 300 छोटे छोटे राज्य और थे, उन सारे के सारे राज्यों की धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां अलग अलग थी, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं थी। ये जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधा थी। दूसरा, इन सारे के सारे राज्यों की सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो इनके पड़ोसी देश, मुख्यतः ऑस्ट्रिया, इस बात का लगातार फायदा उठाता था। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु, ऑस्ट्रिया जो जर्मनी का पड़ोसी देश था, वो जर्मनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति रखता था और वो ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो ये 3 मुख्य बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण में। बच्चों, इसके बाद हमें पढ़ना है कि जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व क्या क्या थे। जर्मनी के एकीकरण में कुछ सहायक तत्व इस प्रकार थे। जोल्वरिन एक व्यापारिक संस्था थी, जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में की गई। इस संस्था का उद्देश्य ये था कि जर्मनी के ये जो 300 छोटे छोटे राज्य हैं, इनके मध्य लिया जाने वाला व्यापारिक कर समाप्त कर दिया जाए। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई, तब केवल मात्र 2 ही राज्य इसके सदस्य बने, लेकिन 1834 ईस्वी आते आते जर्मनी के अधिकतम राज्य जोल्वरिन के सदस्य बन गए। तो जोल्वरिन एक ऐसा माध्यम बना जिसने व्यापारिक रूप से ही सही, लेकिन राष्ट्रीय एकता को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत किया। दूसरा, बौद्धिक आंदोलन। इस समय जर्मनी में बहुत सारे बौद्धिक आंदोलन चले। बहुत सारे लेखकों ने, इतिहासकारों ने अपने लेखन के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से जर्मन लोगों को जागृत किया। इसी समय 1815 ईस्वी में बर्शेनसेफ्ट नाम के एक देशभक्त संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी का एकीकरण करना था। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु, औद्योगिक विकास। इसी समय जर्मनी में सूती मिलों की स्थापना हुई और रेल मार्ग का विस्तार हुआ, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। जर्मनी का एकीकरण बालकों 3 चरणों में पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहला जो चरण है, वो है डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन की संधि। हमें यहाँ पर समझना है, जर्मनी का पड़ोसी देश है डेनमार्क। ये जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा का तत्कालीन शासक विलियम प्रथम और बिस्मार्क वहाँ का चांसलर है। जर्मनी के पड़ोस में ही एक राज्य है या एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क के पास में ही 2 डचियां या बंदरगाह, 2 बंदरगाह थे, जिन्हें डचियां कहा गया है। एक का नाम था स्लेस्विग और एक का नाम होल्स्टाइन। इन दोनों डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था। डेनमार्क ने 1852 में हुए यूरोपीय शासकों के सम्मेलन में सारे शासकों के सामने ये वादा किया था कि डेनमार्क कभी भी इन दोनों डचियों पर पूर्णतः आधिपत्य नहीं जमाएगा। लेकिन 1862 में डेनमार्क ने अपने इस वादे को तोड़ दिया। दूसरी तरफ प्रशा यानी कि जर्मनी मौके की तलाश में था कि कब डेनमार्क से इन दोनों डचियों को छीना जाए। इस मौके का फायदा उठाकर जर्मनी ने अपने पड़ोसी ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर डेनमार्क के खिलाफ युद्ध करेंगे और युद्ध जीतने के बाद एक एक डची को आपस में बांट लेंगे। समझौते के अनुसार ये सारा काम हुआ और ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण किया।
दोनों देशों की सेनाओं के सामने डेनमार्क की सेना हार गई और फलस्वरूप 14 अगस्त 1865 को गेस्टाइन नाम के जगह पर एक संधि हुई जिसे गेस्टाइन की संधि कहा गया। इस संधि के अनुसार होल्स्टाइन जो डची थी, जो बंदरगाह था, वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया और स्लेस्विग डची प्रशा को यानी जर्मनी को दे दी गई। तो ये था जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण। दूसरा चरण इस चरण में जो पहले एक डची ऑस्ट्रिया को डेनमार्क से युद्ध के बाद मिली होल्स्टाइन, जर्मनी ये चाहता था कि वो डची भी जर्मनी के कब्जे में हो। तो जैसे ही पहला युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही जर्मनी ने यानी बिस्मार्क ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जिसे पहले युद्ध में अपने साथ रखा डेनमार्क के खिलाफ, अगली बार उसी के साथ युद्ध की तैयारी की। तो हम देखते हैं किस प्रकार ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होगा और युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार होगी और फलस्वरूप एक संधि होगी, प्राग की संधि। पहले हमें समझना है कि युद्ध का कारण क्या था। देखो बच्चों, यहाँ पे एक राज्य है प्रशा, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य। तो बार बार प्रशा नाम जहां भी आए वहां आप जर्मनी समझोगे। जर्मनी के पड़ोस में डेनमार्क के पास दो डचियां थी, स्लेस्विग और होल्स्टाइन। स्लेस्विग तो अब प्रशा के पास आ चुकी, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया के पास है। जर्मनी ये चाहता है कि होल्स्टाइन डची को भी वापस ऑस्ट्रिया से छीनकर जर्मनी के अधिकार में ले लिया जाए। जर्मनी ने इसके लिए इटली राज्य से समझौता किया। जिस प्रकार जर्मनी का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य प्रशा है, उसी तरह इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य सार्डिनिया था। तो प्रशा ने सार्डिनिया से समझौता किया, या यूं कह सकते हैं कि जर्मनी ने इटली से समझौता किया कि अगर वो युद्ध में, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में जर्मनी का साथ देगा तो उसे वेनिशिया नाम का स्थान युद्ध जीतने के बाद दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रशा ने या जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के मित्र राष्ट्र फ्रांस को भी ऑस्ट्रिया की मदद ना करने के लिए एक गुप्त समझौता किया। इस समझौते में जर्मनी और फ्रांस के बीच ये तय हुआ कि युद्ध में फ्रांस ऑस्ट्रिया की सहायता नहीं करेगा, तो जर्मनी की तरफ से राइन के प्रदेश फ्रांस को दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार युद्ध में एक तरफ जर्मनी ने इटली को अपनी तरफ लिया और फ्रांस को ऑस्ट्रिया की सहायता करने से रोका। फलस्वरूप प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच के इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और उसे होल्स्टाइन डची से भी हाथ गंवाना पड़ा। इस युद्ध में जीतने के बाद जर्मनी ने इटली से किया हुआ अपना वादा निभाते हुए वेनेशिया प्रांत उसे दे दिया, लेकिन फ्रांस को राइन के प्रदेश दिए नहीं। फलस्वरूप फ्रांस के बीच में और जर्मनी के बीच में एक युद्ध होगा जिसे हम फ्रैंको प्रशियन युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के बाद एक संधि होगी जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। देखो, जर्मनी ने फ्रांस से वादा किया था दूसरे युद्ध में कि जब फ्रांस ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देगा और जर्मनी युद्ध जीत जाएगा, उसके बाद फ्रांस को राइन के प्रदेश दिए जाएंगे। लेकिन जर्मनी ने युद्ध जीतने के बाद फ्रांस को ये राइन का प्रदेश देने से मना कर दिया। इसके अलावा एक और कारण था। फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन ने लेम्सबर्ग नाम का एक स्थान है जो जर्मनी से खरीदना चाहा, लेकिन जर्मनी ने उसे देने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने इन दोनों बातों को, पहला राइन का प्रदेश ना देना और लेम्सबर्ग खरीदने से मना कर देना, इन दोनों को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर आघात समझा और फलस्वरूप जर्मनी से बदला लेने के लिए जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी पर जब फ्रांस ने आक्रमण किया तो जर्मनी ने उसका डटकर मुकाबला किया। फ्रांस की सेनाओं को तीनों ओर से घेर लिया और इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। हार होने के बाद फ्रैंकफर्ट नाम के स्थान पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 21 फरवरी 1871 को हुई। इस संधि के अनुसार मेज, स्ट्रोमबर्ग, अल्सास और लोरेन के क्षेत्र जर्मनी को दे दिए गए जो पहले फ्रांस का हिस्सा थे, और फ्रांस को युद्ध के हार जाने के रूप में 20 करोड़ पौंड
देने पड़े। इस प्रकार 21 फरवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया।